अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे यूनान कश्ती सानहे की, जिसने पाकिस्तान की फ़ज़ा को सोगवार कर दिया है। 14 जून को यूनानी साहिल के करीब कश्ती उलटने के अलमनाक सानहे में पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद अपनी जानें गंवा चुकी है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुल्क भर में इस सानहे पर यौम सोग मनाया जा रहा है। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू रहा और जाँ बहक होने वालों के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। नाज़रीन, इस सिलसिले में बरतानवी अखबार ने दावा यह किया है कि सानहे का शिकार होने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 298 है, जिनमें से 135 का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। ये लोग अच्छे रोज़गार की तलाश में घर से निकले, मगर उनके घरों में सफ़े मातम बिछ गई, जिसके ज़िम्मेदार वो एजेंट्स हैं जिन्होंने अपनी जेबें तो भर ली, लेकिन माओं से उनके लाल, बहनों से उनके भाई और बीवियों से उनके शौहर छीन लिए। कितने ही बच्चे इस सानहे के बाद यतीम हो गए। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस इन अफराद का मकसद सिर्फ पैसा कमाना और सैकड़ों घर उजाड़ देना है। ये एजेंट्स हर साल सैकड़ों नौजवानों को मौत के सफ़र पर रवाना करते हैं, लेकिन उन्हें पूछने वाला कोई नहीं होता कि सानहे के बाद यूनान के साहिली मुहाफिज भी तनकीद की ज़द में हैं। उन पर तारिकीन वतन को बचाने के लिए खातिर खा इक़दामात न करने का इल्ज़ाम है, जबकि उन्होंने कश्ती को हादसे का शिकार होने से कबल देख लिया था। यूनान सानहे से मुतालिक आलमी मीडिया पर क्या इंकशाफात किए जा रहे हैं, इस हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्स सामने आई हैं, इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। फिर हमारी पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी। इस सिलसिले में हम उनसे बात करेंगे। यूनान कश्ती हादसे में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी शहरियों की हिलाकत पर मुल्क भर की फिजा सोगवार रही। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनगू रहा, जबकि अलमनाक हादसे में जाँ बहक होने वालों की मग़फ़िरत के लिए कौमी असम्बली सेनेट में खुसूसी दुआ कराएगी। यूनान कश्ती हादसे से मुतालिक बरतानी अखबार ने दावा किया है कि कश्ती हादसे में डूबने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 298 है, जिनमें 135 आजाद कश्मीर से हैं। दी गार्डियन के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों को जबरदस्ती कश्ती के निचले हिस्से या तय खाने में बिठाया गया था। कश्ती में बच्चे और खवातीन भी सवार थीं। कश्ती में पीने का पानी खत्म हो चुका था और कश्ती का इंजन भी हादसे से 3 दिन पहले फेल हो चुका था। यूरोप जाते वक्त कश्ती उलटने के अफसोसनाक वाक़ये की यूनान हुकूमत ने इब्तदाई तहकीकात से मुतालिक मालूमात पाकिस्तान को फराहम कर दी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाली कश्ती 9 जून को लीबिया के शहर बिनगाजी से इटली के लिए रवाना हुई थी। 14 जून को यूनान के इलाका प्लास से 50 नॉटिकल मील दूर 5 किलोमीटर गहराई वाले फिशिंग एरिया के करीब हादसे का शिकार हुई। कश्ती का मालिक मिस्री है। कश्ती में पाकिस्तानी, सीरिया और लीबिया के रहायशी अफराद सवार थे और हादसे के बाद कोस्ट गार्ड ने 12 पाकिस्तानियों समेत 104 अफराद को बचा लिया, जबकि 79 अफराद की लाशें निकाली गईं जो नाकाबिले शनाख्त थीं। रेस्क्यू अफराद के बयानात से 14 इंसानी स्मगलर्स के नाम भी सामने आए, जिनमें से 5 का ताल्लुक गुजरात से है। दूसरी जानिब यूनान के दारुल हुकूमत ईथन समेत मुख्तलिफ शहरों में आवाम का तारिकीन वतन के खिलाफ पॉलिसियों पर एहतजाज किया, जिसमें पनाह गुज़ीनों को बचाने के नाकाफी इक़दामात पर हुकाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी, मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव भी किया गया, जबकि पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की। यूनान में तारिकीन वतन से मुताल्लिक नस्ल परस्ताना तबसर पर दाएं बाजू की सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाले यूनानी रुकन पार्लियामेंट की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। बरतानवी नशियाती इदारे के मुताबिक यूनानी हुकाम ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस वाक़े के बाद गुजरात, लाहौर, कराची में कार्रवाइयों के दौरान 3 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें मरकजी मुल्जिमान तलहा शाहजेब, मोहम्मद शबीर और वकास अहमद भी शामिल हैं। FIA के मुताबिक एजेंट मोहम्मद शबीर और वकास अहमद ने हर एक से 23 लाख रुपए, जबकि एजेंट तलहा शाहजेब ने मुतासरा फैमिली से यूनान भिजवाने के लिए 35 लाख रुपए लिए थे। रवां साल फरवरी में इटली के साहिल पर तारिकीन वतन की कश्ती हादसे का शिकार हुई, जिसमें 28 पाकिस्तानी लुकमा अजल बने थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने के
के लिए कुछ अरसे पहले तक तुर्की रूट इस्तेमाल किया जाता रहा। जहां यूनान ने सिक्योरिटी बढ़ाई तो इंसानी स्मगलर्स ने लीबिया के जरिए इटली का नया रूट बना लिया। हालिया दिनों में जो समुद्री रास्ते इख्तियार किए जा रहे हैं उनमें पाकिस्तानी सरहद कानूनी तरीके से उबूर करने पर FIA का बराह रास्त अमल दखल कम हो जाता है। ताहम इस खून आशाम धंधे को रोकने के लिए तमाम ममालिक को मिलकर हिकमत अमली वज़ा करने की जरूरत है। रिपोर्ट आपने देखी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़ाहिरा बलोच साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जानते हैं। मुमताज़ साहब, जिस तरह से आप जानती हैं कि पूरी कौम ही इस सानहे पर बहुत ज़्यादा रंजीदा है, बहुत ज़्यादा सोगवार है, पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके पास क्या इत्तलात अभी तक पहुँची हैं, पाकिस्तानियों की तादाद कितनी हो गई है जिन्होंने इस सानहे में अपनी जानें गंवाई हैं, और अब तक क्या इत्तलात हैं, कितने पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया गया है? जी, जब से ये वाक़या हुआ है हम ग्रीक हुकाम के साथ राब्ते में हैं और अब तक 12 पाकिस्तानी हैं जिनको रेस्क्यू किया जा चुका है, जो कि अब खैरियत से हैं। 2 पहले हस्पताल में थे लेकिन उनको भी अब डिस्चार्ज कर दिया गया, तो 12 पाकिस्तानी इस वक्त खैरियत से हैं। और उसके बाद कितने लोग अभी मिसिंग हैं और किनकी खुदा ना खास्ता वफ़ात हो चुकी है उसकी हमारे पास कॉन्फर्मेशन नहीं है। हम इस वक्त यूनान के हुकाम के साथ राब्ते में हैं ताकि इस इंफॉर्मेशन को कंफर्म किया जा सके। अच्छा मैम, ये फरमा दीजिएगा कि जो पाकिस्तानी अपनी जान से गए हैं, जाँ बहक हुए हैं इस सानहे में, उनकी मैयतों को पाकिस्तान लाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, और जो लोग बच गए हैं उनको वापस लाने के लिए पाकिस्तान में क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? हाँ जी, जो लोग ज़िंदा बच गए वो इस वक्त एक कैंप में हैं, जिसमें बाकी जो लोग बचे हैं उन सब के साथ और नेशनलिटीज़ के जो लोग हैं, और अभी इस वक्त उनके साथ बातचीत जारी है क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि उनसे इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाए कि वो क्या सिचुएशन थी जिसके मुताबिक इनको इस कश्ती में सवार होना पड़ा और कौन लोग थे। ये सारी इंफॉर्मेशन इस वक्त यूनान के हुकाम हासिल कर रहे हैं और हमारे भी FIA के लोग और हमारी एम्बेसी के लोग ये इंफॉर्मेशन उनके साथ मिलकर हासिल करेंगे। उसके बाद ही फिर इनके वापसी का जो सफ़र है उसके बारे में क्लैरिटी आएगी। अभी हम किसी भी शख्स की मौत की तस्दीक नहीं कर सके क्योंकि ये तस्दीक DNA सैम्पलिंग के ज़रिए होगी और उसमें प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी DNA जब हमें मिलेगा उनके रिश्तेदारों का, उसके साथ मैचिंग होगी, तो इसमें थोड़ा सा वक्त और लग सकता है। अच्छा मैम, हम तक ये खबरें भी पहुंच रही थी कि जो जाँ बहक हुए हैं लोग या जिनको रेस्क्यू किया गया है, अब उनके जो अहले खाना है पाकिस्तान में, उन्हें वहाँ उनसे रब्ता करने में बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना था। अभी इस सिलसिले में क्या कुछ इक़दाम किए गए हैं? हाँ जी, देखिए, जिस दिन से ये वाक़या हुआ, ये पिछले बुध की बात है, उसी दिन से हमारी एम्बेसी ने एक हेल्पलाइन बनाई और उसके नंबर जो हैं वो सारी जगहों पर सर्कुलेट हुए हैं और हमने पाकिस्तानियों को दावत की है कि वो जिनको भी ये शक है कि उनके रिश्तेदार खुदा न खास्ता इस कश्ती में सवार हैं, वो इंफॉर्मेशन इन हेल्पलाइंस पर शेयर करें। और ये हेल्पलाइन, ये व्हाट्सएप नंबर्स हैं, तो इस पर कांटेक्ट करना आसान है। आप पासपोर्ट नंबर्स और तस्वीरें, ये सारी चीज़ें लोग भेज रहे हैं और हम लोग, हमारा मिशन जो है वो इस वक्त ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है ताकि जो बॉडीज़ हैं और जो लोग मिसिंग हैं उनकी शनाख्त में आसानी हो सके। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने इंसानी स्मगलिंग के धंधे में मुलव्वस अफराद के गिर्द घेरा तंग करने और उन्हें निशाने इबरत बनाने का हुक्म जारी कर रखा है और कायम करदा खुसूसी कमेटी ने इस हादसे से मुतालिक तहकीकात भी शुरू कर दी हैं। नाज़रीन, ये कमेटी नेशनल पुलिस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल एहसान सादिक की ज़ेर सरबराही काम कर रही है और इसमें एडिशनल सेक्रेटरी खारिजा जावेद इमरानी, जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला फैसल निसार और आज़ाद जम्मू कश्मीर पूंछ रीजन के DIG सरदार ज़हीर अहमद शामिल हैं। कमेटी कश्ती डूबने के तमाम हक़ाइक़ जमा करेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को पेश करेगी।
कमेटी में शामिल आज़ाद जम्मू कश्मीर पूंछ रीजन के DIG सरदार ज़हीर अहमद को चंद ही रोज़ कबल अमरीकी महकमा खारिजा की जानिब से ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स हीरो 2023 अवार्ड दिया गया है। सरदार ज़हीर पहले पाकिस्तानी हैं जिन्हें यह अवार्ड मिला है। इस अवार्ड के लिए उनका इंतखाब अमरीकी हुकूमत की जानिब से इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक मुरतब की गई सालाना रिपोर्ट के बाद किया गया, जिस पर उन्होंने अनथक काम किया। उनकी कोशिशों से एंटी ट्रैफिकिंग कवानीन बने। इस अरसे में मुतादिद गिरफ्तारियां हुई और मुजरिमों को सजाएं भी सुनाई गईं। इस वक्त सरदार ज़हीर अहमद हमें वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं, इस कमेटी के हवाले से जानते हैं और जानना हमें उनसे यह है कि कमेटी मुल्जिमान तक पहुंचने में किस तरह से काम कर रही है। वेलकम करते हैं सरदार साहब को। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम सलाम। सरदार साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो एजाज़ की बात, आप जैसे जो शख्सियात होती हैं हमारे प्रोग्राम पर आती हैं जिन्हें न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर भी, मुल्क से बाहर भी उनकी जो खिदमात होती हैं उनको सराहा जाता है, उनका एतराफ़ किया जाता है। अभी इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक आपने जो सालाना रिपोर्ट मुरतब की, आपकी कोशिशों से जो एंटी ट्रैफिकिंग कवानीन बनाए गए और इस अरसे में जो मुतादिद गिरफ्तारियाँ हुई और मुजरिमों को सजाएँ हुई, इस पर ज़ाहिर है आपको अमेरिका के अंदर अप्रिशिएट किया गया, आपको अवार्ड से भी नवाजा गया। लेकिन सर ये जो कमेटी बनाई गई है, यकीनन इसमें आपको शामिल किए जाना बहुत ही ज़्यादा अहम है। आप जैसे लोगों ही की ज़रूरत थी ताकि ये जो इंसानी जानों से खेलने वाले हैं इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। लेकिन कुछ आप शेयर करेंगे कि किस तरह से ये कमेटी काम कर रही है ताकि पहले तो उन लोगों तक पहुंचा जा सके जो इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज जिनके लोगों की जानें तक चली गई हैं वो तक ये बताने को तैयार नहीं है कि उन्होंने पैसे किसको दिए थे, किन लोगों से रब्ता किया था इन फैमिलीज ने बाहर जाने के लिए। मुझे बात करने का मौका देने के लिए और मेरे लिए भी ये एहसास है कि मैं टीवी के थ्रू अपने लोगों से मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो हम इज़हार ताज़ियत करते हैं उन लोगों के, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए और उनके लवाकिन को सब्र अता फरमाए। कमेटी की आपने बात की तो कमेटी के बुनियादी तौर पर जो मैं समझता हूँ कि दो इश्यूज पे काम करेगी। एक तो इस वाक़े के फैक्ट्स क्या थे, कैसे ये वाक़या रुनुमा हुआ, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे और सिस्टम के अंदर क्या ऐसी खामियां थी जिनका फायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने इन लोगों को एक्सप्लॉइट किया और ये लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। दूसरा कमेटी का मैंडेट ये है कि कुछ रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को पेश करेगी कि सिस्टम के अंदर जो खराबियां हैं उनको, कौन कौन सी खराबियां हैं उनको कैसे दूर किया जाए ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात से बचा जा सके। एक बात मैं यहाँ जरूर कहना चाहूँगा कि ये एजाज़ सिर्फ सरदार ज़हीर का नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का एजाज़ है, पूरे पाकिस्तान की आवाम का एजाज़ है और जितने इदारे इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर काम कर रहे हैं ये उन सारे इदारों का काम है। और खास तौर पर जो मेरी टीम FIA के अंदर मेरे साथ वहाँ पे इन्वॉल्व थी इस रिपोर्ट को बनाने में, मुख्तलिफ वफाकी और सूबाई जो स्टेक होल्डर्स थे जो हमारे साथ काम कर रहे थे, तो ये एजाज़ मैं उन सारे लोगों के नाम करता हूँ। नहीं बिल्कुल, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। जिस तरह से आपको इस एजाज़ से नवाजा गया और जिस तरह से आपने काम किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। लेकिन सर एक चीज़ बता दीजिएगा, गैर कानूनी रास्ते, मुतबादिल रास्ते जो दूसरे ममालिक में पहुंचने के लिए पाकिस्तान से इख्तियार किए जाते हैं, कमेटी में ज़ाहिर है आप काम कर रहे हैं, बहुत सारे पहलुओं का जायज़ा ले रहे हैं। क्या आपसे पहले इस पहलू का जायज़ा लिया गया है कि उन तमाम रूट्स को भी बंद किया जाए? नो डाउट ऐसे लोगों को, एजेंट्स को पकड़ा जाना चाहिए जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन उन रूट्स के ऊपर भी सख्ती बढ़ाई जानी चाहिए। कुछ अब आपकी जो कमेटी बनाई गई है जिसके आप मेंबर हैं, ये इस पर काम कर रही होगी सर रूट्स को लेकर? जी बिल्कुल, ये रूट्स का इशू ऐसा है कि इस इशू के ऊपर तवज्जो दिए बगैर आप जो ह्यूमन स्मगलिंग का इशू है उसको इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता कई सालों से बहुत अच्छे से, ताकि इनके ऊपर जो एजेंट्स हैं, जो एक्सप्लॉयर हैं, उनको पकड़ा, उनसे हमारे जो लोग हैं उनको खबरदार किया जा सके। इस सिलसिले में नेशनल एक्शन स्ट्रेटजी के ऊपर FIA पिछले 3-4 साल से काम कर रहा है और ये जो बॉर्डर्स हैं इन्हीं के ऊपर निगरानी को सख्त करना, जहां से ये हमारे लोग क्रॉस करके दूसरे बॉर्डर्स में जाते हैं, फिर जब यूनान, तुर्की या किसी दूसरे मुल्क में वहां पे पहुंचते हैं तो वहां की जो अथॉरिटीज है इमिग्रेशन की या उनकी जो पुलिस है उसके साथ हमारे फेडरल इन्वेस्टिगेशन के
جو ہمارا ڈیسک ہے ہیومن اسمگلنگ کا ڈیسک ہے اس کا افیکٹو لیزون ہے. اور پھر گورنمنٹ نے پہلے ہمارے 3 کراس بارڈر مختلف ممالک میں لیزون آفیسرز تھے جو اس ایشو کے اوپر کام کر رہے تھے. اور اب اگر میں صحیح بتا رہا ہوں تو 3 یا 4 اور ممالک کے اندر اپنے لیزون آفیسر رکھے ہیں جن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ان کی پولیس کے ساتھ مل کر جو چیک ہیں ان کو اور اسٹرانگ کرے اور وہاں پہ جو نیٹ ورکس انوالو ہیں اس کام میں ان کو گرفتار کیا جا سکے. وقتاً فوقتاً ہماری ایجنسیز جو ہیں یہ جو لوگوں کو گرفتار کرتی رہتی ہیں ان کے نیٹ ورکس کو توڑتی رہتی ہیں مگر یقیناً کام میں بہتری کی گنجائش ہر وقت موجود رہتی ہے. اور کہ جو بنیادی فیکٹر ہے لوگوں کو بارڈر سے باہر اس طرح سے غیر قانونی طریقے سے لے جانے کا وہ اس کا ایک جو بنیادی سبب ہے وہ سمجھتا ہوں کہ کا یہاں پہ کم ہونا ہے. لوگوں کو امپلائمنٹ اپرچونٹیز یہاں پہ بہت ساری وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں، مشکل فیصلہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان کو ایسا کرنے سے روکنا ہوگا کیونکہ ظاہر ہے اس میں ان کی جانیں چلی جاتی ہیں، جس طرح سے بھی یونان کے اندر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. آویش سردار ظہیر احمد صاحب، میں آپ سے اور بات کر پاتی لیکن سگنل ایشوز کی وجہ سے آپ کی جانب سے جو انٹرنیٹ کے کچھ مسائل آ رہے تھے ان کی وجہ سے مزید اس کو نہیں کر پائیں گے، گفتگو کو جاری نہیں رکھ پائیں گے. لیکن بہت شکریہ سردار ظہیر احمد صاحب DIG کہ آپ ہمارے ساتھ تھے اور ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکال رہے تھے. ناظرین، امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اہم ترین دورہ چین مکمل کر لیا ہے. اس دوران امریکی عہدیدار نے اپنے چینی ہم منصب کے علاوہ صدر سے بھی ملاقات کی ہے. دونوں رہنماؤں میں یہ ملاقات شاید اس قدر حوصلہ افزا نہیں رہی کیونکہ غیر ملکی خبر رساں ادارے رپورٹ یہ کر رہے ہیں کہ فریقین کی جانب سے اہم بات چیت پر آمادگی کے باوجود سخت موقف اختیار کیے گئے ہیں اور دونوں ہی جانب سے بہت کم جھکاؤ ظاہر کیا گیا. اچھا ناظرین، جب ہم اینٹونی بلنکن کی بات کرتے ہیں تو یہاں آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ 2018 کے بعد چینی صدر سے ملنے والے وہ پہلے امریکی وزیر خارجہ ہیں. تاہم ان کا یہ دورہ ایک ایسے موقع پر ہوا جب امریکہ کی جانب سے چین کے جاسوس غبارے کو مار گرانے اور تائیوان کے تنازع پر تعلقات میں شدید تناؤ پایا جا رہا ہے ان دونوں ممالک کے درمیان. یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چینی صدر نے واضح کیا کہ وہ تائیوان سمیت دیگر امور پر اپنے اصولی موقف پر قائم ہیں. امید ہے کہ امریکی وزیر خارجہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو مستحکم بنانے کے لیے مثبت تعاون کریں گے. اچھا ناظرین، چینی وزیر خارجہ نے مناسب وقت پر امریکہ کا دورہ کرنے کی دعوت بھی قبول کر لی ہے. یہ بھی ایک اہم خبر ہے. اس سلسلے میں غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی وزیر خارجہ کا دورہ مستقبل میں صدر بائیڈن اور صدر شی جن پنگ کے مابین ملاقات کی راہ ہموار کر سکتا ہے جس میں متنازع معاملات پر بھی بات چیت ہو سکتی ہے، ایسا دکھائی دے رہا ہے. چین نے خطے میں مسلسل اپنا اثر و رسوخ بڑھایا ہے اور اس نے مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے خود کو بطور ثالث بھی پیش کر دیا ہے. ایسے میں امریکی وزیر خارجہ کا یہ دورہ امریکہ چین تعلقات کو بہتر کر پائے گا؟ اس حوالے سے آج ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے، وہ رپورٹ دیکھتے ہیں، پھر کچھ مزید سوالات اسی اہم وزٹ سے جڑے ہوئے ان سوالات کے جواب جانیں گے. نجم ثاقب صاحب سے، سابق سفیر رہے ہیں پاکستان کے لیے، کچھ دیر میں ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، لیکن اس سے پہلے رپورٹ دیکھیے. امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اپنے دورہ چین کے دوسرے روز چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی ہے. اس موقع پر صدر شی سے امید ظاہر کی کہ اس دورے سے دونوں ممالک کے تعلقات کو مستحکم ہونے میں مدد ملے گی. چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق چینی صدر نے اینٹونی بلنکن سے ملاقات کے بارے میں کہا کہ دونوں کے درمیان خوشگوار ماحول میں دو طرفہ دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوئی ہے. اینٹونی بلنکن 2018 کے بعد چینی صدر سے ملنے والے پہلے امریکی وزیر خارجہ ہیں. چینی صدر نے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ دونوں فریقین نے واضح انداز میں بات چیت کی ہے. انہیں امید ہے کہ امریکی وزیر خارجہ بیجنگ اور واشنگٹن کے تعلقات کے استحکام کے لیے مثبت تعاون کریں گے. امریکی وزیر خارجہ کا یہ دورہ ایسا موقع پر ہو رہا ہے جب امریکہ کی جانب سے چین کے جاسوس غبارے کو مار گرانے اور تائیوان کے تنازع پر تعلقات میں تناؤ پایا جاتا ہے.
एंटोनी ब्लिंकन ने 2 रोजा दौरे में चीनी हम मनसब समेत आला तरीन सिफारती ओहदेदारों से मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक के माबैन कशीदगी दूर करने और ताल्लुकात को मुस्तहकम करने पर जोर दिया गया। दोनों रहनुमाओं ने वफूद के साथ मीटिंग में जाने से पहले स्टेट गेस्ट हाउस में मुसाफिया किया, ताहम सहाफियों से गुफ्तगू नहीं की। अमरीकी हुकाम के मुताबिक एंटोनी ब्लिंकन ने रवानगी से कबल चीन के आला सफारतकार से लगभग 5 घंटे मुलाकात की। खबर संदार एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रीकैन की जानिब से अहम बातचीत पर आमादगी के बावजूद सख्त पोजीशंस पर दोनों ही जानिब से बहुत कम झुकाव जाहिर किया गया। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक ब्लिंकन और चीनी वजीर खारजा चिनगोंग ने बीजिंग में बराह रास्त बातचीत की, जिसमें चिनगोंग ने मुनासिब वक्त पर अमेरिका का दौरा करने की दावत कबूल कर ली। दोनों ममालिक के दरमियान परवाजों की तादाद में इजाफे पर भी इत्तेफाक किया गया है। फ्रीकैन ने वर्किंग लेवल पर कई मामलात पर काम जारी रखने पर भी इत्तेफाक किया है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा ने वाज़ेह किया कि अपनी इत्तेहादियों और शराकत दारों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। चीन की वज़ारत खारजा के बयान के मुताबिक चिनगोंग ने कहा कि अमेरिका के वज़ीर खारजा का दौरा बीजिंग दोनों ममालिक के ताल्लुकात के नाज़ुक मोड़ पर अमल में आया है। बातचीत या तसादुम, ताउन या तनाज़े में से किसी एक का इंतखाब करना जरूरी है। खबर सा इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक ये बातचीत आइंदा महीनों में सदर बाइडन और सदर शी के दरमियान किसी मुलाकात की राह हमवार कर सकती है। बाइडन ने 2 रोज कबल उम्मीद जाहिर की थी कि आने वाले महीनों में चीनी सदर से मुलाकात में दोनों मुल्कों के माबैन तनाज़े की वजह बनने वाले बहुत से मामलात पर बात हो सकेगी। रिपोर्ट आपने देखी। नजम साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे इस बारे में मजीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नजम साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अस्मा? अल्हम्दुलिल्लाह। नजम साहब बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल रहे हैं एक बार फिर से हमारी रिक्वेस्ट पर। अच्छा नजम साहब, ये मुलाकात तो बड़ी अहम थी, दौरा तो बहुत अहम था, लेकिन बड़े अहम मामलात पर इत्तलात ये आ रही हैं कि उस तरह से मुलाकात हो नहीं पाई। मुलाकात हुई लेकिन उस तरह से नहीं हो पाई जिस तरह से अमेरिका चाह रहा था। कोई ज़्यादा गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं किया गया है चाइना की जानिब से। देखिए, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस दौर में जिसमें कि टेलीफोन मौजूद हैं, इंटरनेट मौजूद है, आप घर बैठ के यानी हज़ारों मील दूर जिससे भी चाहें बात कर सकते हैं, तो क्या वजह होती है कि कोई वज़ीर ख़ारजा या कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो दूसरे मुल्क जाता है? ये बड़ा अहम सवाल है। इसी में ही आपको कुछ 2-3 रमज़ें पता लगेंगी कि क्यों एंटनी ब्लिंकन साहब इस वक्त जो है वो बीजिंग में मौजूद हैं और उन्होंने अपने हम मनसब चीनी हम मनसब से भी बात की है, मुलाकात की है, और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से भी की है। देखिए, 2 लेवल पे मुल्कों के ताल्लुकात, या जब आप बात करते हैं सुपर पावर की या बड़े अहम मुल्कों की जो अस्करी तौर पे या माशी तौर पे मजबूत होते हैं, उनसे भी, और उसके बाद आप बाकी अगर मुल्कों में भी लें तो उनमें भी कुछ हिसाब किताब ऐसे होते हैं। पहला लेवल होता है जिसमें आप बता सकते हैं दुनिया को कि जी इन मौज़ूआत पे बात हुई। दूसरा लेवल वो होता है जो कि बताने वाली बातें नहीं होती, वो सिर्फ उनको पता होती हैं जो वहां मौजूद होते हैं। और आपको और आपके लाखों देखने वालों को ये भी बताऊं कि कुछ मीटिंग्स इसमें ऐसी भी होती हैं जिसको हम 1-on-1 मीटिंग कहते हैं, जिसके मिनट्स भी नहीं लिए जाते, यानी कोई आदमी तीसरी जीरू वहां पे होता भी नहीं है। तो सबसे पहले तो ये हमें जानना है कि विजिट इस तरह के क्यों जरूरी हो जाते हैं। दूसरा इसका एंगल जानने की ये जरूरी है बात कि अगर तो अमेरिका के वजीर खारजा जाते हैं चाइना, तो इसका मतलब है कि अमेरिका को कुछ चाहिए चाइना से। अगर उधर से कोई आता है तो इसका मतलब है कि तराजू में उस तरफ थोड़ा सा बोझ है जिसको वो उतारना चाहते हैं। तीसरी बात, ये जो अभी हमने मिडल ईस्ट में खासतौर पे मशरिक वस्ता को अगर आप देखें और उसके बाद ईरान की सूरत हाल देखें, ईरान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात ठीक करने में चीन का आप देखें हिसाब किताब, उसने जो किरदार अदा किया, उसके बाद अभी हम यूएई की तरफ भी देख रहे हैं कि चीन जो है उनसे चाहता है, फिर चीन का असर रसूख तुर्की पे और फिर सीरिया पे, और ये सारे मिडल ईस्ट पे मशरिक वस्ता में जो उसका अमल दखल है, उसने ये किया है कि अमेरिका को एक दफा फिर से ये बावर करवाया है कि इस इलाके में, खास यानी साउथ एशिया में, और उसके बाद ये है कि मशरिक वस्ता में उनको वापस आना है। उनका ये ख्याल पहले था कि अगर अफगानिस्तान से निकल गए हम, अगर हम हमारी नेटो की फोर्सेस वहां से निकल गई, तो अब हम जरा थोड़ा सा
यानी लल पीरियड जिसको बोलते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं होता, चले ठीक है इसको चलने देते हैं। लेकिन चीन की इन बातों ने प्लस उसके सी पैक जैसे जो 62 पूरी दुनिया में BRI के हैं प्रोग्राम, और उसके बाद कि चाइना कंटेनमेंट की पॉलिसी का आगे ना बढ़ सकना, चाइना का वाकयातन यानी आगे ही आगे चलते जाना। और पहला तो आपका एजेंडा आइटम ये निकला कि ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश है ये विजिट। दूसरा, वो जो आपको बताया जा सकता है आपको कि ताइवान में जो नैन्सी पेलोसी उनकी स्पीकर गई थी, जिसकी वजह से टेंशन साउथ चाइना सी में बहुत बढ़ गई थी, यहां तक कि कुछ मिसाइल भी हमने देखे जो कि चाइना ने यानी जाहिर किया कि भाई इधर ना आए आप वगैरह वगैरह। उसके अलावा ये है कि आपकी जितनी भी सियासी आपकी रंजिशें रहें, सिफारती रंजिशें रहें, ये भी तो एक फैक्ट है ना कि चाइना और अमेरिका के दरमियान जो ट्रेड हो रही है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये भी एक फैक्ट है कि अमेरिका ने चाइना के मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स देने हैं, ये भी एक फैक्ट है। तो उसमें 3 बड़े होते हैं आपके एरियाज जिनमें इस तरह की बातें होती हैं। सबसे पहले वो आता है जो कि सियासी और सिफारती है, जिसके बारे में रिपोर्टिंग होती है, जिनका आपने जिक्र किया कि जी वो ताइवान पे हुआ है लेकिन गर्मजोशी नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। या ये कि दोनों मुल्क आपस में ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेसिडेंट को यानी प्रेसिडेंट ऑफ चाइना को दावत दी गई है और फिर दोनों सुदूर मिलेंगे वगैरह वगैरह। जो ट्रेड और बाकी रिलेशनशिप हैं उनके बारे में भी बात होती है। और मैं आपको ये बता सकता हूं कि इसमें बाकी शोबों में भी बात हुई है, और वो जो अंदर की सूरत हाल है वो न मैं जानता हूं न मैं कभी जान सकूंगा, वो चाइना जानता है और वो अमेरिका जानता है। हम क्या कर सकते हैं? लेकिन नजम साहब, हम ये कह सकते हैं अभी, या आप समझते हैं कि भी बहुत अर्ली होगा ये पूछना कि एंटनी कुछ हासिल कर पाए हैं, या अभी हम ये कह सकते हैं कि नहीं, अभी वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाए? कहीं ना कहीं कुछ अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, क्योंकि जो दावत दी गई है अभी चाइना के वज़ीर ख़ारिजा को कि वह वहाँ आए अमेरिका, अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर तो मामलात हमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते दिखाई देंगे। तो चलें, अगर इस चीज़ को ही कबूल कर लिया जाता है तो फिर भी एक बड़ी कामयाबी इसको हम कह सकते हैं कि एंटनी को मिली है, ब्लिंकन को, इस दौरे से। सर, आपने अपने इंट्रो में आसमा बताया कि ये बड़े अरसे के बाद एक लीडर जो है अमेरिकी वो आया है चाइना में। ये विजिट होना ही इटसेल्फ जो है ये बताता है कि भाई हम जंग नहीं चाहते, हम दोस्ती चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि अमन से रहें, और हम आपके पास आ गए हैं, हम आपके मेहमान हैं, और हम ये चाहते हैं कि आपके जो सदर हैं, जो इस वक्त चाइना के सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर शख्स हैं, उनको हम दावत दें। और वो मुझे रिपोर्ट मिली है कि वो शायद दावत कबूल भी कर ली गई है। ये अमरे वाकया जो है इससे ही काफी चीजें तय हो जाती हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और ये उनके विजिट की इटसेल्फ, एंटनी ब्लिंकन के विजिट की ये पहली कामयाबी है कि वो मिले हैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से। अगर फर्ज करें कि वो सिर्फ अपने हम मनसब से मिलते, चीनी हम मनसब से, तो उसमें ये था कि ये जो है ना ये इतना ज्यादा इनको वेलकम नहीं किया गया। और वो जो लोग कह रहे हैं कि जी गर्मजोशी नहीं दिखाई गई, सर्द महरी दिखाई गई है, उनको सिर्फ वो क्लिप दिखा दीजिए जिसमें कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है वो एंटनी ब्लिंकन से मिल रहे हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर है, ये उन तमाम ममालिक के लिए जो चाइना के इर्द गिर्द हैं या आसपास हैं, या उन तमाम ममालिक के लिए जो इस पे तशवीश जाहिर करते हैं कि अगर अमेरिका और चाइना के हालात सियासी, सिफारती और खासतौर पे अस्करी, अगर इसमें और ज्यादा मखदूश होते हैं इनके ताल्लुकात, तो उससे दुनिया में वो जो एक तासुर पैदा होता है कि जी कोई तीसरी जंग हो जाएगी, कोल्ड वॉर शुरू हो गई है और कहीं मिसाइल ना चलने शुरू हो जाएं, तो उन तमाम ममालिक के लिए भी ये एक खुशाइंद बात है। अच्छा, ये खुशाइंद बात तो है, लेकिन कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि इन दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं नजम साहब, वो बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहा है एक मुल्क, और वो मुल्क ज़ाहिर है आप समझ ही गए होंगे, रशिया की मैं बात कर रही हूँ। अब आपको लगता है कि रशिया इस सारे मामलात को बस बैठ के देखता रहेगा, जो उसके साथ सलूक किया गया है, जो भी उसने मामला किया है यूक्रेन के साथ, उसके बाद से वो खामोश रहेगा कि ठीक है इन दोनों मामलात के ताल्लुकात आपस में ऐसे ही सही हो जाएं, वो भी चाइना का दोस्त रहे, अमेरिका भी दोस्ती बढ़ा ले?
देखिए, नेटो की एक मीटिंग हुई थी जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अटेंड की थी पिछले साल। उसमें उन्होंने नेटो के मेंबरान और वेस्टर्न यूरोपियन सारी कंट्रीज के हेड्स ऑफ स्टेट और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट को ये कहा था कि हमने चाइना कंटेनमेंट करनी है। ये खुल के उन्होंने बोला था, तमाम अखबारात में और टीवी चैनल्स पे ये चली थी। और उसके साथ उन्होंने नंबर 2 पे कहा था कि रशिया भी जो है वो हमारा दुश्मन है। उस वक्त यूक्रेन अभी सामने नहीं आई थी इन्वेजन। अब इनका चाइना जाना जो बता रहा है वो ये है कि चाइना कंटेनमेंट की पॉलिसी जो है उसमें शायद कोई अच्छाई आए, शायद कोई बेहतरी आए। लेकिन जहां तक रूस का ताल्लुक है उसमें इस तरफ अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो मिलते हैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से कुछ महीने पहले की बात है, और वो खुल के एक्सप्लिसिटली बताते हैं कि हम एक साथ हैं। याद रहे कि चाइना और रशिया के आपस के मामलात में भी बहुत सारे इख्तिलाफात हैं, लेकिन बड़े मकसद के लिए वो दोनों मुल्कों ने ये बताया अमेरिका को और अमेरिका के इत्तेहादियों को कि हम एक हैं। और उसमें चाइना ने जो अपना स्टैंड पॉइंट रखा है यूक्रेन पे वो भी हमारे सामने है कि उसने खुल के मजम्मत नहीं की। इसका मतलब ये है कि वो हक समझते हैं। दूसरी तरफ अब जो आपने ये सवाल किया है कि रूस का जो है वो, तो रूस की तरफ अगर फर्ज करें कल हमें पता लगता है, जो कि मेरा नहीं ख्याल, मेरी सिफारती हिस्सी कहती है कि रूस की तरफ अमेरिका उस वक्त तक नहीं जाएगा, एंटनी ब्लिंकन या उनके सदर जो हैं उधर मॉस्को में नहीं जाएंगे जब तक कि यूक्रेन का कोई फैसला उनके मुताबिक उनके हक में नहीं होता। तो ये ड्रॉ हो चुकी हैं लाइंस। अब उसमें चाइना जाना यानी एंटनी ब्लिंकन का, ये हमें एक पॉलिसी चेंज नजर आ रहा है। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि उन्होंने चाइना को किसी वजह से ये कहा है कि जी इसके साथ तो ताल्लुकात ठीक करो ना, ताकि कम से कम न्यूट्रल हो जाए। और यूक्रेन का जो आपने बिल्कुल ठीक बात की है, एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा मसला है ये कि किसका क्या हल करें, क्योंकि इसमें जाने जा रही हैं, असला लग रहा है, मुसीबत पड़ी हुई है, और अमेरिका की सोल सुपर पावर का स्टेटस जो है वो रिस्क पे है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नजम साकिब साहब, इस अहम दौरे के हवाले से बड़ी अहम मालूमात और अहम तज्जिया आप हमारे देखने वालों से शेयर कर रहे थे। थैंक यू सो वेरी मच सर आपके वक्त के लिए। नजम साकिब साहब का तज्जिया जी आपने मुलाज़ा फरमाया, साबिक सफ़ीर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, बड़ी गहरी निगाह रखते हैं ख़ास तौर पर जब इंटरनेशनल अफेयर्स की बात हो रही होती है। उसी सिलसिले में ये जो एक दौरा हुआ है अहम एंटनी ब्लिंकन की जानिब से चाइना का, उस हवाले से आप उनका तज्जिया सुन रहे थे। आप प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, बहादुरी के झूठे दावे करने वाली भारतीय फौज के चर्चे आजकल ज़बान ज़द-ए-आम हैं, और वो ये कि दुश्मन का मुकाबला करना तो दूर की बात, ये फौज तो खुद अपनी जान की दुश्मन बन चुकी है। दौरान ड्यूटी हालात का मुकाबला करने के बजाय भारतीय फौज दिलबर्दाश्ता होकर जिंदगी का खात्मा करने को तरजीह दे रही है। तरबियत में कमी कहें या फिर कमज़ोर क़यादत के फौजी अफसरान खुद अपने हाथों ही ढेर होते दिखाई देते हैं। बहुत सारी रिपोर्ट सामने आ रही हैं जो ये कहती हैं कि हर तीसरे दिन एक भारतीय फौजी खुदकुशी कर रहा है। 2001 से लेकर अब तक मुख्तलिफ वाक़यात में 3300 से ज़ायद भारतीय फौजियों ने दौरान ड्यूटी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया, जिनमें ख़वातीन अफसरान भी शामिल हैं। यह हकीकत भी अयां हुई कि खुदकुशी करने वालों की अक्सरियत मकबूजा कश्मीर में तैनात थी। मोदी सरकार जब फौज को पेशा वाराना जिम्मेदारी से हटाकर गैर कानूनी तसल्लुत कायम कर रखने, निहत्ते मुसलमानों को जुल्म बर्बरियत का निशाना बनाने और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों जैसे फ़राइज़ सौंपेगी तो जहनी दबाव जैसे मसाइल हर सूरत दरपेश होंगे। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं भारत की, तो ये भारत मुल्की दिफा के लिए सालाना अरबों डॉलर्स खर्च करता है, लेकिन रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि उसने ऐसी फौज तैयार की है जो दुश्मन से लड़ते हुए मरने के बजाय खुदकुशी के रुझान का शिकार है। क्या भारतीय फौजी मकबूजा कश्मीर में जुल्म से तंग आकर खुदकुशियां कर रहे हैं? इन सारे इस समय बहुत सारे सवालात के जवाबात इस रिपोर्ट में। कमजोर क़यादत, सीनियर अफसरान का नाज़िब रवैया और कई दीगर मनफी अवामिल के बायस भारतीय फौज में खुदकुशी के वाक़यात बढ़ने लगे हैं। ज़हनी दबाव का शिकार होकर जिंदगी का खात्मा करने वालों में सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि ख़वातीन ऑफिसर्स भी शामिल हैं, जिन्होंने दौरान ड्यूटी हालात का मुकाबला करने के बजाय दिलबर्दाश्ता होकर जिंदगी का खात्मा करने को तरजीह दी। आदादोशुमार के मुताबिक हर तीसरे रोज एक भारतीय फौजी खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाता है। हालिया आदादोशुमार के मुताबिक भारतीय फौज में सालाना 100 से ज्यादा खुदकुशी के वाक़यात पेश आते हैं।
خودکشی کرنے والوں میں اکثریت مقبوضہ کشمیر میں تعینات فوجیوں کی ہیں جو ظلم و بربریت کے واقعات کے باعث ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 2001 سے اب تک مختلف واقعات میں 3300 سے زائد بھارتی فوجی خودکشی کر چکے ہیں۔ گزشتہ ایک دہائی میں یہ تعداد 1100 کے قریب رہی ہے، جبکہ صرف پچھلے 5 سالوں میں یہ شرح خطرناک حد تک تجاوز کر رہی ہے، اور اس عرصے میں اب تک 800 سے زائد بھارتی جوانوں نے افسران کے رویے سے تنگ آ کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ واقعات کے مطابق 23 جنوری 2023 کو کرنل کھنہ نے پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی، جبکہ 9 جنوری 2023 کو فیروزپورہ میں لیفٹیننٹ کرنل نشاط نے بیوی کو گولی مار کر اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر لیا تھا۔ خودکشی کرنے کا یہ رجحان پہلے مرد فوجی افسران یا ملازمین میں تھا، لیکن اب خواتین فوجی افسران میں بھی پھیل چکا ہے۔ 2006 میں لیفٹیننٹ سشمیتا نے بھرتی کے صرف 10 ماہ بعد اپنی جان لے لی تھی۔ سشمیتا نے اس سے قبل افسران بالا پر ناروا سلوک کے حوالے سے سنگین الزامات عائد کیے تھے۔ 2007 میں کیپٹن نیہا راوت نے اپنے میجر جنرل لال پر ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ 2007 سے اب تک بھارتی افواج میں خواتین افسران کے ساتھ زیادتی اور ہراسگی کے 1243 واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ اکتوبر 2019 کو پونا میں لیفٹیننٹ کرنل رشمی مشرا نے دوپٹے سے پھندا ڈال کر، جبکہ دسمبر 2016 میں جموں میں میجر انیتا کماری نے سر پر گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا تھا۔ بھارتی فوج کی تھنک ٹینک یونائٹڈ سروس انسٹیٹیوشن آف انڈیا نے ایک رپورٹ شائع کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ بھارتی آرمی کے نصف سے زائد اہلکار شدید دباؤ میں ہیں اور مسلح افواج میں خودکشی کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بعد میں یہ رپورٹ حذف کر دی گئی اور ایسے واقعات کو گھریلو مسائل یا زمین کے تنازعات کا رنگ دیا گیا۔ تاہم بھارتی میڈیا اور سابق فوجی افسران اس تشویشناک صورتحال کے لیے کمزور قیادت، سینئر افسران کا نازیبا رویہ، حقیقی ضرورت کے باوجود چھٹی منظور کرنے سے انکار جیسے اسباب قرار دیتے ہیں۔ بھارتی وزیر داخلہ کے مطابق بھی دشمنوں کے ہاتھوں موت کے مقابلے میں خودکشی کرنے والے فوجیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ایک طرف مقبوضہ کشمیر پر ظلم و ستم کرنے والی بھارتی فوج ذہنی تناؤ کا شکار نظر آتی ہے، تو دوسری جانب انتہا پسند ہندو بھی جہاں چاہیں مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنا دیتی ہیں۔ ایک روز قبل بھی بھارتی ریاست اتر پردیش کے ضلع بلند شہر کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں انتہا پسندوں نے ساحل نامی ایک مسلمان نوجوان کو درخت سے باندھا اور سر کے بال کاٹ دیے۔ انتہا پسند اسے ظالمانہ تشدد کا نشانہ بناتے رہے اور زبردستی جے شری رام کے نعرے بھی لگوائے۔ بھارت میں اقلیتوں پر تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ رخ کریں گے براعظم افریقہ کا، جس کے بیشتر ممالک دہشت گردی کے واقعات کا گڑھ بنتے جا رہے ہیں۔ زیادہ تر شدت پسند تنظیم داعش اس میں ملوث ہے۔ یوگنڈا میں چند روز قبل ایک اسکول پر ہونے والے حملے کے تانے بانے بھی عالمی سطح پر کالعدم قرار دی گئی اسی تنظیم سے ملتے دکھائی دیتے ہیں۔ اسکول پر حملے کے واقعے میں اب تک ہلاکتوں کی تعداد 41 تک پہنچ چکی ہے، جن میں 37 معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ زخمی ہونے والے 8 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ سرکاری حکام لڑکیوں کو اغوا کیے جانے کا خدشہ بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس افسوسناک حملے سے متعلق یوگنڈا کے حکام تصدیق کر رہے ہیں کہ اسکول پر یہ حملہ رات کے اندھیرے میں کیا گیا۔ یہ بچے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسکول میں ہی رہائش پذیر تھے کہ حملہ آوروں نے ان کی درسگاہ کو قتل گاہ میں تبدیل کر دیا۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ مغربی یوگنڈا میں ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کی سرحد کے پاس قائم اسکول پر دہشت گردوں نے 16 جون کی رات کو حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 41 تک پہنچ چکی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حملے میں زخمی ہونے والے 8 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ حکام نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ حملے میں بچ جانے والوں نے بتایا کہ دہشت گردوں نے چاقو سے حملے کے بعد آرام گاہ میں بم پھینک دیا تھا، جس سے آگ لگ گئی۔ اس حملے کا ذمہ دار یوگنڈا کے پڑوسی ملک ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں سرگرم الائی ڈیموکریٹک فورسز کو ٹھہرایا جا رہا ہے، جنہیں داعش کی معاونت بھی حاصل ہے۔ یوگنڈا کے وزیر اطلاعات نے برطانوی نشریاتی ادارے کو بتایا کہ افسوسناک واقعے میں 37 بچے ہلاک ہوئے ہیں، 20 کو چھریوں کے وار سے ہلاک کیا، جبکہ 17 کو زندہ جلا دیا گیا۔ حملہ آور خواتین سمیت متعدد افراد کو اغوا کر کے واپس کانگو چلے گئے تھے۔
युगांडा की वज़ीर दिफा के तर्जुमान का कहना है कि मुखबियों को बाजियाब कराने के लिए फोर्सेस के जानिब से हमला आवरों का पीछा किया जा रहा है, लेकिन कोई कामयाबी न मिल सकी। एडीएफ का स्कूल पर यह पहला हमला नहीं। इससे कबल जून 1998 में उसने कांगो की सरहद के पास एक स्कूल में हमला करके 80 तलबा, जबकि रवां साल अप्रैल में कांगो के एक गांव पर हमले में कम से कम 20 अफराद को हलाक किया था। खबर एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि अलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेज 1990 की दहाई में मशरकी युगांडा में कायम हुई थी, जिसने तवील अरसे से बरसरे इक्तदार युगांडा की सदर की हुकूमत पर अकलियतों पर जुल्म सितम के इल्जाम आयद करके उनके खिलाफ हथियार उठा लिए थे। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक मुसलमान युगांडा की आबादी का तकरीबन 14% है, जबकि युगांडा मुस्लिम सुप्रीम काउंसिल का दावा है कि मुसलमानों की तादाद 35% के करीब है। यहाँ की मुसलमान बिरादरी के कुछ अफराद कहते हैं कि उन्हें आम जिंदगी, तालीम और मुलाजमतों में इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ता है। 2001 में युगांडा आर्मी के हाथों शिकस्त के बाद एडीएफ कांगो के शुमाली सूबे कीप में मुंतकिल हो गए थे। इस ग्रुप के बानी कायद जमील मकोलो 2015 में तंजानिया में गिरफ्तार हुए और अब युगांडा की जेल में कैद हैं। एडीएफ के बागी गुज़िश्ता 2 दहाइयों से कांगो के अंदर से अपनी सरगर्मियां जारी रखी हुई हैं। 2019 से कांगो के मशरिक में एडीएफ की तरफ से होने वाले हमलों की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी, जिसे वो अपनी मकामी शाख बयान करती है। दाइश बड़ी हद तक शिकस्त खा चुकी है, ताहम अब भी मशरिक वुस्ता और अफ्रीका में दाइश से वाबस्ता दहशतगर्द ग्रोहों की बड़ी तादाद मौजूद है। कांगो की सरहद से तकरीबन 1.5 मील के फासले पर जहां ये स्कूल वाक़ है, वहां भी ये एडीएफ सरगर्म है, जिस पर 1990 से अब तक हजारों आम शहरियों को हलाक करने का इल्जाम है। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते जरूर देखिएगा। अल्लाह ने के बाद। इसराइली फौज ने जैनन पनाह गुज़ीन कैंप पर वहशियाना कार्रवाइयां करते हुए 5 फलस्तीनियों को शहीद जबकि 100 के करीब अफराद को जख्मी किया है। अल अरबी टीवी के मुताबिक 22 बरसों में पहली बार इसराइली फौज ने जैनन कैंप पर फिजाई हमले भी किए। माहिर निशानाबाज एहलकारों ने गोलियां चलाई और ताहाल पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। फलस्तीनी वज़ारत सेहत ने शहीद होने वालों में से 4 की शनाख्त 21 साला खालिद दरवेश, 19 साला कासिम सारिया और 15 साला अहमद सकर, 29 साला कासिम फैसल अबू सारिया के नाम से की है। भारत इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है, जहां 2 रियासतों में चलने वाली हीट वेव के नतीजे में 4 रोज के दौरान होने वाली हलाकतों की तादाद 170 तक पहुंच गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत उत्तर प्रदेश में 119 जबकि बाहर में 47 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। शदीद गर्मी के पेश नज़र हुकाम ने उत्तर प्रदेश और बाहर के रिहायशियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। कनाडा में खालिस्तान तहरीक के सिख रहनुमा हरदीप सिंह को गुरुद्वारे के बाहर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल सरे शहर में गुरु नानक सिख गुरुद्वारे के सदर खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ भी थे। पुलिस के मुताबिक उन्हें 2 नामालूम अफराद ने गुरुद्वारे के अहाते में कत्ल किया। 46 साला हरदीप सिंह ने ब्रैम्पटन शहर में खालिस्तान रेफरेंडम मुनाकिद करवाने में मरकजी किरदार अदा किया था। हरदीप सिंह के वकील का कहना है कि कनाडा की खुफिया एजेंसी ने हरदीप सिंह को जान के खतरे से आगाह किया था। कतर और मुत्तहिदा अमारात के दरमियान सिफारती ताल्लुकात मुकम्मल बहाल हो गए हैं और दोनों ममालिक में सिफारत खानों ने दोबारा अपना काम शुरू कर दिया है। कतर को 2017 में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अमारात, बहरीन और मिस्र की जानिब से सिफारती बाइकाट का सामना करना पड़ा था, जिसे 2021 में सऊदी अरब के तारीखी शहर अल अला में होने वाले मुआहदे की एलामिये पर दस्तखत के बाद खत्म कर दिया गया था। दोहा में वजारत खारजा के मुताबिक कतर के वज़ीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी और शेख अब्दुल्ला बिन जायद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने ताउन को फिरोग देने पर इत्तेफाक किया। यूरोपीय मुल्क फ्रांस में हजारों अफराद इटली तक तेज तरीन रेलवे ट्रैक के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। फ्रांसीसी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एहतजाजी मुजाहिरे में शहरियों और मुख्तलिफ तंजीमों के 5000 अफराद शरीक हुए। मुजाहिरीन ने माहौल मुखालिफ हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि रेलवे ट्रैक से अल्पाइन के खित्ते का माहौल तबाह हो जाएगा।
पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया और लाठी चार्ज भी किया। जनूबी कोरिया में सोना फराहम करने वाली वेंडिंग मशीनें तेजी से मकबूल हो रही हैं। 9 माह के अरसे में इन मशीनों से $2 करोड़ का सोना खरीदा गया है। कोरियन कंपनी जेस के मुताबिक मशीन में रकम या क्रेडिट कार्ड डालकर 0.13 औंस से लेकर 1.3 औंस तक 5 मुख्तलिफ वजन की सोने की टिकिया और सिक्के हासिल कर सकते हैं। इनमें से छोटी मिकदार का सोने का सिक्का सबसे ज्यादा फरोख्त हो रहा है, जिसकी कीमत $225 है।